अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम सर अब्दुल रशीद ब्राइट एकेडमी से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथ्स MCQs। चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो नंबर 1 MCQs है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड डैश नंबर। कोई भी नंबर हो अगर आपने उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर या होल नंबर। अब इसमें फ़र्क क्या है? रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? आपके बुक में जो एक्सरसाइज यानी 1.5 में भी है, जितने भी क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी वो जितने भी क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है। आपने उसको किस फॉर्म में चेंज करना है? इमेजिनरी फॉर्म में। तो वहाँ पे हम क्या लगाते थे? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में उस नंबर को हम लिखते थे। तो अगर आपने किसी भी नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी जिस नंबर के साथ आयोटा होते हैं, यानी i, a प्लस आयोटा b, ये जो i है इसको क्या कहते हैं? आयोटा। अगर किसी भी नंबर के साथ ये आयोटा हो तो उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब ये है कि जितने भी नंबर है 1 से लेकर ये 2, 3, 4, ये जितने भी नंबर है ये रियल नंबर है। तो ये फ़र्क होता है इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर में। होल नंबर का मतलब ये जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होते, जितने भी नंबर है यानी 0 से ये स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स। MCQs नंबर 2। MCQs नंबर 2 1/4 यानी 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.25 इज द डैश डिसिमल फ्रैक्शन। ये जो 1/4 है ये कह रहे कि ये कौन सा डिसिमल फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग में फिर दो टाइप होते हैं, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले आप समझो टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद एक दो डिजिट पर ख़त्म हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे 0.25 यानी 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर ख़त्म हुआ तो इसको हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग। ये जो आपके पास MCQs नंबर 2 है ये क्या है? टर्मिनेटिंग। इसके अलावा नंबर B यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इस MCQs को उल्टा भी कर सकते हैं, इनके अपोजिट भी कर सकते हैं। तो आपने इनको समझना है, रटा नहीं लगाना है। अगर आपने रटा लगाया तो फिर वहाँ पे यही MCQs आपको चेंज करके आपने फिर उनके ऊपर टर्मिनेटिंग लगाने तो फिर ये MCQs गलत। तो अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको टर्मिनेटिंग का डिफिनेशन बताया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर, 2 या 3 डिजिट पर ख़त्म हो जाए या 1 डिजिट पर ख़त्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि बार बार, यानी बिल्कुल इनका एंडिंग पॉइंट ना हो तो उसको क्या कहते हैं? जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपके पास एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। एग्जांपल यहाँ पे आपके पास से 0.235 डॉट डॉट यानी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे तो ये आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पे C में A और B मैंने आपको समझाया। अब C की तरफ बढ़ते। C में कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में फिर रिकरिंग। रिकरिंग किस चीज़ को कहते हैं? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। यहाँ पे अगर आपके पास डिजिट, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये आपके सामने एग्जांपल है 0.2353, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे। ये जब रिपीट नहीं हो रहे तो इसको रिकरिंग हम नहीं कह सकते बल्कि इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल रिकरिंग का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद आपके पास 3,
2 यानी बार बार एक डिजिट या दो या तीन डिजिट रिपीट हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग। आपको ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद है कि टर्मिनेटिंग किस चीज़ को कहते हैं, पैड के बाद अगर 2-3 डिजिट पर ख़त्म हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि पैड के बाद यानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप्स है, एक रिकरिंग होता है, दूसरा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये है कि इसमें अगर डिजिट रिपीट हो रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग। तो ये था MCQs नंबर 2। अब MCQs नंबर 3 की तरफ बढ़ते। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। अच्छा, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है यानी √5 का आपके पास √5, ये मैंने लिखा √5, आपके पास √5 का कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/√5। ठीक है, तो √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/√5। अब आपको ये क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, ये MCQ चेंज भी कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने ये भी बताना है कि 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, इसको उल्टा कर दे, यानी 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 2/3। यह आपके पास इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये था MCQs नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है कि 1/√5 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दे, किस चीज़ का, 1/√5 का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, √5। इसको अपोजिट कर दे, यानी मैंने आपको बताया कि अब इसके नीचे √5 के नीचे क्या है, 1। आपने उस 1 को क्या किया, ऊपर लेके गया और इसको नीचे। तो यहाँ पे 1 ज़ाहिर नहीं होते, हम शो नहीं करते। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब हम MCQs नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। MCQs नंबर 4 में क्या कह रहे, द कंजुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। आपके पास जो MCQs नंबर 4 है इसमें आपने कंजुगेट मालूम करना है -3 + 5 आयोटा का। अब कंजुगेट का क्या मतलब है कि इसका जो दरमियान साइन होता है, ये जो बिटवीन में दरमियान में यानी प्लस, यानी -3 प्लस है, दरमियान में क्या चीज़ है, प्लस है। इस प्लस का जो साइन है ये आपने इसके अपोजिट करना है, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है प्लस। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस में मौजूद है ABCD। अब इसमें आपके पास -3 आयोटा +3 और दूसरे नंबर पे B यानी 3 + 5 आयोटा -3 - 5 आयोटा, नॉन ऑफ दिस। तो आप खुद चेक कर लें, अगर यहाँ पे आपका चॉइस मौजूद है तो उस पर टिक लगा दें। तो -3 + 5 आयोटा का जो कंजुगेट है, -3 को आपने कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये दरमियान का जो साइन है +5 आयोटा, इसको आपने माइनस में करना है। तो जो आपके पास C है, ये C आपका करेक्ट है। अब इसके बाद MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में आपके पास y √x then y is called। आपके पास जो y है वो कह रहे कि ये y आपके पास क्या है, यानी y यहाँ पे पावर में है, तो इंडेक्स है या रेडिकेंट है या सॉर्ड है या पावर है। तो हम इसको क्या कह सकते, इंडेक्स नहीं, हाँ इंडेक्स कह सकते। ये आपके पास क्या होता है, इंडेक्स। और जो x है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि x यानी y
एक्स देन एक्स इज कॉल्ड, तो ये रेडिकेंड है। जो अंदर होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं, जो बाहर होता है पावर में उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। अब हम एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ बढ़ते। पाई इज कंसिडर एज डैश नंबर। पाई आपके पास कौन सा नंबर है? पाई आपके पास होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या रियल नंबर है? पाई का वैल्यू आपको पता होगा कि इसका जो वैल्यू है वो 22/7 है। इसका जो वैल्यू है आपके पास क्या है, 22/7 है। यहाँ पे मैं आपको, ये आपके पास इसका वैल्यू है 22/7। ये बराबर होते हैं 3.14 ... यानी ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। आपके पास जो पाई है, पाई इज अ डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। पाई को हम कंसिडर करते इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये आपके पास पाई कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे MCQs नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर A, B एंड C, D इज डैश। आपके पास जो MCQs नंबर 7 है, कह रहे कि दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मल्टीप्लाई का क्या फार्मूला था, वो फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको वहाँ पे इसके ऊपर मैंने लेक्चर भी मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हो। तो एडिशन का अलग फार्मूला होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग होता है, और इस तरीके से डिवीजन का अलग होता है और सब्ट्रैक्शन का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का जो आपके पास फार्मूला है वो C है। ये जो C आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। ये जो B आपको नज़र आ रहा है, अगर दरमियान में खुदा न खास दी सबट्रैक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्रोडक्ट की जगह आपके पास क्या आया? सबट्रैक्ट आ गया, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। तो आपने यहाँ पे B के ऊपर निशान लगाना है। ये एक MCQs है, MCQs नंबर 7। इससे 4 MCQs बन सकते हैं। उनका मैं आपको सिर्फ इसमें अगर एक वर्ड्स चेंज किया तो आप इस पर ऐसे नहीं कि आपने इस MCQs को सीखा, वहाँ पे आपने जो मैंने बताया उस पर आपने निशान लगाया, नहीं। इस MCQs नंबर 7 से 4 MCQs इससे बन सकते, तो उसका मैं आपको रूल बता रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो C है, यानी AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। तो ये आपके पास फार्मूला है C। लेकिन अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया तो ये फार्मूला B बनेगा। ये B का जो फार्मूला है ये सब्ट्रैक्शन का है। इस तरीके से अगर यहाँ पे सम आ गया तो सम का फार्मूला आपके पास कौन सा है? A। लेकिन अगर डिवीजन आ गया, द डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर डिवीजन आ गया तो आपके पास कौन सा है? D। इससे 4 MCQs आ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप चारों के चारों MCQs खुद हल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक MCQs नंबर 8, इन टू आयोटा, इन टू आयोटा आपके पास 2 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आयोटा, द रियल पार्ट्स इज। कह रहे कि आपके पास ये जो MCQs नंबर 8वां है, MCQs नंबर 8 में क्या कह रहे कि MCQs नंबर 8 में आपने सिर्फ रियल पार्ट्स बताने। आपसे ये MCQs इमेजिनरी पार्ट्स भी पूछ सकते हैं कि ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे रियल आ गया, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सबसे पहले हल करना है। यहाँ पे आपके पास जो MCQs 8वां है क्या है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2, आपके पास 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा,
ये आपके पास MCQ नंबर 8वां है। MCQ नंबर 8वें में क्या कह रहे हैं, ये 8वां MCQ है, ठीक है। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, तो आपने इसको सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना, आपसे सिर्फ पूछ रहे कि रियल कौन सा, रियल पार्ट्स कौन सा और इमेजिनरी पार्ट, तो आपने ये सिर्फ बताना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट कैसे होता है और रियल पार्ट। जिसके साथ आयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है तो उनको रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ आयोटा है तो हम किसको रियल पार्ट कहे, किसको इमेजिनरी। तो यहाँ पे मैंने 2 आयोटा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 2 आयोटा को जब मैंने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आया। आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह जब आपने -1 लगाया तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया, ठीक है। तो इसमें अब 2 रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके पास इसके साथ आयोटा नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो 6 आयोटा नज़र आ रहा है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। आपको अगर वहाँ पे MCQs में खुदा ना खास यहाँ पे MCQs नंबर 8 में रियल पार्ट आ गया तो आपके पास कौन सा MCQs सही होगा कि ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 + 6 आयोटा नंबर बी, ये जो आपके पास नंबर बी है ये ठीक है या गलत, हम चेक करते कि हमारे पास क्या आया था। अब जो मैंने इसका, तो ये रहा आपके पास आखिरी इसका जो आंसर था वो क्या है, 2 + 6 आयोटा। तो 2 + 6 आयोटा कौन सा, हमारा जो चॉइस है वो कौन सा, ठीक है। नंबर 8 में 2 - 6 आयोटा, 2 + 6 आयोटा, -2 + 6 आयोटा, -2 - 6 आयोटा। तो इसमें आपके पास कौन सा, यानी जो बी है, बी, यह आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन, अच्छा ये रहा, अब नज़र आया होगा बी, 8वें में बी 2 + 6 आयोटा। अब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी किया था। अगर इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे MCQs नंबर 9 -2 मल्टीप्लाई -2 -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 4 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो आपके पास MCQs है ये 10 MCQs, अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है टोटल ये 9 MCQs है, 9। तो ये आप 9 नहीं समझो कि ये 9 MCQs है, बल्कि मैंने एक MCQs के साथ आपको उनका ट्रिक बता दिया, उनका रूल बता दिया। तो एक नहीं बल्कि आपने अभी कम से कम 30-40 MCQs हल किए। तो यहाँ पे आपके पास √-2 मल्टीप्लाई √-2, यह आपके पास ये रहा इसका जो, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो √-2 मल्टीप्लाई √-2 इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 के ऊपर स्क्वायर, यानी 2 2 ज़ा 4, वही 4 आएगा, ठीक है। तो 2 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, आपके पास क्या आया 2। अब आपके पास जो आंसर है वो समझ में आया होगा कि यहाँ पे ए के ऊपर टिक लगा दो या बी के ऊपर या सी के ऊपर। तो यहाँ पे आपने किसके ऊपर टिक लगाना है, MCQs नंबर 9 में बी के ऊपर आपने टिक लगाना है, क्योंकि -2 ए है और इसके बाद बी 2 है और इसके बाद सी भी -2 है और डी 2 आयोटा है। तो आपके पास आंसर क्या है 2। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लेना, इसको हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, या रेशनल नंबर, या नेचुरल नंबर। इसका भी फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप समझो। रेशनल नंबर हम किस चीज़ से शो करते हैं, रेशनल नंबर को हम
क्यू से शो कर दे, और इसके अलावा इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से शो करते हैं। क्यू के ऊपर आपने सिर्फ बार लगाना है। यह आपके पास रेशनल है और यह आपके पास इरेशनल है। इनका अगर इन दोनों का अगर हम यूनियन ले ले तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और आर से क्या शो होता है, रियल नंबर। तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि MCQs नंबर 10 जो है आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 √2/3, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आपने चेंज करना है, इसका भी तरीका है। यानी यहाँ पे आपके पास ये जो MCQs है 2/3 और अंडर भी है, ठीक है। शायद ऐसे था ये MCQs, हाँ 2/3 √2/3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, 2/3 की पावर जो है वो आपके पास 1/2, क्योंकि अंडर रूट का जो अपना प्राइस है, अपना जो कीमत है वो 1/2 है। आपके पास अंडर रूट का जो प्राइस है वो क्या है, 1/2। तो 2/3 के ऊपर मैंने क्या लगाया, 1/2। ये कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम MCQs नंबर ये 11 MCQs था कि आपने इसको किस चीज़ में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में। ये थे चैप्टर नंबर 1 के MCQs। इनके कुछ MCQs अभी बाकी भी है, क्योंकि MCQs में जल्दी जल्दी यहाँ पे टिक लगा सकता हूँ तो उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक MCQs के साथ बल्कि 3-4 MCQs आप खुद हल कर सकते हो। अगर आपने इस रूल को सीखा, इस ट्रिक को सीखा, तो आप खुद भी पेपर में हल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जितने भी MCQs थे उनका मैंने आपको रूल बताया कि इन रूल के मुताबिक आपने चलना है, तो आप पेपर में इंशाल्लाह आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगा। तो इस चैप्टर का टोटल 60 MCQs है। अब मैंने 11 MCQs को कंप्लीट किए। इसके अलावा दूसरा वीडियो भी इस MCQs के ऊपर बनाऊंगा, यानी 2-3 वीडियो MCQs के ऊपर बनेंगे। हाँ, ये जो MCQs है आपको जो सामने नज़र आए, ये PDF फाइल में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर का MCQ ज़रा सा ज़्यादा है, बाकी चैप्टरों का 30-35 MCQ इस तरीके से। ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका MCQs बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60 MCQs है। तो इनको समझना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, आसान है। अगर आपको समझ में आया तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।